हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। वेब स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन वेब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। इसके अलावा वेब स्टडी क्लासेस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड भी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकता है। आप इन कोर्सेज को भी वेब स्टडी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग बेसिकली क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक मार्केटर कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है। उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करता है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, मेकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज नीड्स एंड वांट्स। और इन नीड्स एंड वांट्स को हमें सेटिस्फाई करना है बाय मैनेजिंग अवर प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि हमें अपने कस्टमर के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसे अच्छे से मैनेज करना है और ये रिलेशनशिप हमारी प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वो क्या है? वो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे? कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए और उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करके, और इसी को बेसिकली हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में दो तरह के हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में जो एक मार्केटर है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। हम यहाँ पर कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसी को सेल करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेट गोल जो मार्केटर का है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। राइट। प्रमोशनल एक्टिविटीज यहाँ पर काफी कम करी जाती हैं और ये एक पुश मार्केटिंग की टाइप है। पुश मार्केटिंग क्या होती है? जहां पर हमने एक प्रोडक्ट बनाया और अब हम उस प्रोडक्ट को किसी तरह से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उस पर हम ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। यानी कि सेंटर में हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारा खुद का प्रोडक्ट। इसका ऑपोजिट होता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न कंसेप्ट में जो हमारा फोकस है वो कस्टमर के ऊपर हो जाता है। यानी कि कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको समझते हुए हम प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। अल्टीमेट गोल मॉडर्न कंसेप्ट में मार्केटर का रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये एक पुल मार्केटिंग की टाइप है। पुल मार्केटिंग का मतलब है कि हम इस तरह से प्रोडक्ट को बनाएंगे कि कस्टमर खुद हमारे पास आए, हमें कस्टमर को अप्रोच ना करना पड़े। कस्टमर खुद हमारे पास कब आएगा? जब हम ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करेंगे जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहा होगा। और ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को फॉलो करता है। यानी कि जितने भी हमारे पास मार्केटिंग के एक्टिविटीज हैं उनको एक साथ लेकर के हम चलेंगे। जितने भी हमारे मार्केटिंग के चैनल्स हैं वो एक तरह से काम करेंगे, सिमिलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करा जाता है मॉडर्न कंसेप्ट में। नेचर ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो देखिए, मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं वो ह्यूमंस ही कर रहे हैं। राइट, ह्यूमंस ही उन्हें प्लान कर रहे हैं। राइट, कर तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी रहे हैं लेकिन प्लान उनको ह्यूमंस ही कर रहे हैं। ह्यूमंस के लिए ही मार्केटिंग करी जाती है, तो इसलिए ये एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है। कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हम चलेंगे। ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि हमें एक स्किल चाहिए मार्केटिंग को परफॉर्म करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्टेड मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग एक साइंस भी है। ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। हम कंज्यूमर को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कंज्यूमर उसके बदले में हमें पे कर रहा है। राइट, सो हम वैल्यू यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। कस्टमर से ही मार्केटिंग स्टार्ट होती है, कस्टमर पे ही एंड होती है, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स समझ रहे हैं। राइट, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। सो मार्केटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? कस्टमर से ही स्टार्ट हो रही है, कस्टमर पे ही एंड हो रही है। यूटिलिटी मार्केटिंग क्रिएट करती है। जिस टाइम पर आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी टाइम पे मिलता है, जहां चाहिए वहीं मिलता है। सो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी की आपको प्रोवाइड करता है। एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है मार्केटिंग। हम सबसे पहले एक गोल सेट करके चल रहे होते हैं। राइट, और बिजनेस का एक गाइडिंग एलिमेंट है मार्केटिंग। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है, जब तक कंज्यूमर को पता नहीं होगा उसके बारे में, कंज्यूमर उसको परचेज नहीं करेगा। और कंज्यूमर को हम पता लगाएंगे कैसे? अवेयर कैसे करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। राइट, तो हम बात करें टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंटिटीज की, यानी कि किन किन एंटिटीज की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो किन किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है? गुड्स की मार्केटिंग हो सकती है, सर्विसेज, इसके अलावा एक्सपीरियंसेस, राइट, इवेंट्स, पर्संस, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो इन सभी की मार्केटिंग जो है वो करी जा सकती है।
अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशंस ऑफ द मार्केटिंग। तो इसको हम मार्केटिंग कंसेप्ट्स, मार्केटिंग फिलोसफीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? सो देखो बच्चे, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल होंगे, कम कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे, यानी कि उनका प्राइस कम है, राइट। तो हम प्राइस कम कब कर पाएंगे, वाइडली अवेलेबल कब करवा पाएंगे? जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि मास प्रोडक्शन हमें प्रोडक्ट्स की करनी है, एफिशिएंसी हमें अचीव करनी है, लो कॉस्ट अचीव करनी है, सो दैट हम कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा पाएं कंज्यूमर को और वाइडली अवेलेबल हमारा प्रोडक्ट हो। तो ये फिलॉसफी कहती है कि वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा जो वाइडली अवेलेबल होगा और सस्ता होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट ने कहा कि जी नहीं, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो हर प्रोडक्ट नहीं बिक जाएगा। प्रोडक्ट वही बिकेगा जिसकी क्वालिटी बेटर होगी। कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसकी क्वालिटी बेटर होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसमें फीचर्स इनोवेटिव होंगे, राइट। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट्स में। इसके बाद आया सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट ने कहा कि सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करनी है प्रमोशनल एक्टिविटीज एट द लार्ज स्केल, और हमें कंज्यूमर को परसुएड करना पड़ेगा। जब तक हम कंज्यूमर को परसुएड नहीं करेंगे वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये कहा सेलिंग कंसेप्ट ने। इसके बाद हमारे पास आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा कि जी नहीं, परसुएड नहीं कंज्यूमर को करना है, कंज्यूमर को समझना है हमें, राइट। कंज्यूमर को हम कब समझेंगे? जब उसकी नीड्स एंड वांट्स का हमें पता होगा। तो सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी भी इसको कहा जाता है। कस्टमर ओरिएंटेड ये एक फिलोसफी होती है, क्योंकि हम सेंस करते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। और 4 पिलर्स होते हैं हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट के: मार्केट फोकस, कस्टमर ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ये मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा। और इसके बाद हमारे पास आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा कि सिर्फ कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को समझ करके उसको सेटिस्फाई कर देना, प्रॉफिट कमा देना, ये काफी नहीं है। हमें ओवरऑल सोसाइटी का भी यहाँ पर ध्यान देना है। हमें प्रॉफिट्स तो कमाने हैं, हमें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई तो करना है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर का भी हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, हमें उसे ध्यान में रखना है। और 3P फिलोसफी के ऊपर जो है वो काम करती है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। 3Ps मतलब प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट। हमें अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है, हमें पीपल यानी कि ओवरऑल सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, और ओवरऑल जो हमारा प्लेनेट है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी फिलोसफी है रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है मार्केट में, तो सिर्फ आप सेल्स को पुश करके, अपनी सेल्स को पुश करके, कंज्यूमर को परसुएड करके ये नहीं कर सकते। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा अपने कंज्यूमर के साथ। ये कहता है रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट कि आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो होनी चाहिए। फिर आया हमारे पास होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट जो है ये 360 डिग्री अप्रोच है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा कहता है कि जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं जो मार्केटिंग से लिंक्ड हैं, उन्हें हमें इंटीग्रेटेड तरीके से लेकर के चलना है, राइट। और जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज में, उनके सजेशंस को कहीं ना कहीं हमें लेके चलना है। और एंड एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग, इस पर्टिकुलर फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, इसलिए इसको 360 डिग्री अप्रोच कहा जाता है। सो 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग के। सो बच्चे, ये चारों कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, याद रखेंगे कि इन चारों कंपोनेंट्स में आगे क्या क्या आता है, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास आता है हमारा सेल्स रेवेन्यू, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी, एथिक्स, कितने एथिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, एनवायरमेंट, लीगल एंड सोशल, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में हमें रखना है। ये आता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में। सेकंड आता है इंटरनल मार्केटिंग। इसमें हमारा आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि हमें उस तरह के एम्प्लॉयज को हायर करना है जो कस्टमर्स को सर्व करना अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर में काम करें। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमारे मार्केटिंग जो चैनल मेंबर्स हैं, जो हमारा प्राइस है, जो हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है, उन सभी को हमें एक साथ में लेकर के चलना है,
राइट। और इसके बाद आएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें आएंगे हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉय, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल कम्युनिटी, यानी कि जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं हमारे पास हमारे साथ, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल कम्युनिटीज हैं, कोई बैंक है जिससे हम लोन ले रहे हैं वो है, या फिर ओवरऑल सोसाइटी है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है, ये कहता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कंसेप्ट दिए हुए हैं मार्केटिंग कंसेप्ट, जिनको हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन से फिलोसफीज भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है। हमें इन दोनों को मैच करके बताना है कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट। तो कंसेप्ट में भी है मार्केटिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्वालिटेटिव, परफॉर्मिंग एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, राइट। तो कौन सा मार्केटिंग का कंसेप्ट है जो ये कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, उनमें एक क्वालिटी हो, राइट, और उनमें एक इनोवेशन हो, तो वो अपने मार्केट में सेल होंगे, ये हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो कहता है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल सेल्स एंड प्रमोशन एफर्ट्स। तो ये हमारा सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर सेल्स करनी पड़ेंगी और बहुत सारे प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा जो कंज्यूमर है वो परसुएड होगा और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। थर्ड में दिया गया है कस्टमर फोकस एंड वैल्यू। तो कस्टमर सेंट्रिक हमारा कौन सा कंसेप्ट है, ये है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट जो कस्टमर सेंट्रिक है, जिसमें हम ये फोकस करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको समझेंगे, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट आवर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, जिससे कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए वैल्यू जो है वो जनरेट होगी, राइट। फोर्थ में हमारे पास है अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट, राइट, जो कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हों, राइट, और हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा पाए, तभी वो मार्केट में सेल होंगे। सो इसलिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स। देखिए मार्केटिंग मिक्स ये जो टर्म थी इसको पॉपुलराइज करा था नेल एच वार्डन ने, तो इन्होंने कॉइन करा इस पर्टिकुलर टर्म को। इसके बाद मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास आते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को दिया था ई जेरोम मैकार्थी ने। सो बच्चे ये जो नेम्स हैं ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास आया 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के साथ साथ अटैच हो गया पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, और इसको दिया है बूम्स एंड बिटनर ने। 4 पीस ऑफ सोशल मार्केटिंग इसके बाद हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास आता है पब्लिक, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड पर्स्टिंग। देन वी हैव 4 सीज ऑफ मार्केटिंग, इसमें हमारे पास है कंज्यूमर, वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन, इसको रॉबर्ट एफ लॉटोवन ने दिया है। इसके अलावा एक और 4 सीज ऑफ मार्केटिंग है हमारे पास, जिसको फिलिप कोटलर ने दिया है, चॉइस, कन्वीनियंस, क्रॉस डिवाइस, क्रिएटिव सीक्वेंस। 4 एज ऑफ मार्केटिंग है जिनको जगदीश सेठ एंड डॉक्टर राजेंद्र सिसोदिया जी ने दिया है। ये है हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 5 सीज ऑफ मार्केटिंग एज वेल, जिसमें हमारे पास आएगा कस्टमर, कंपनी, कोलैबोरेटर्स, कंपटीटर्स एंड क्लाइमेट। और ये जो 4 हमारे 5 सीज ऑफ मार्केटिंग है ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे जो 4 पीस हैं कौन सा उनमें से पार्ट नहीं है, ये हमें बताना है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखें, सो दिस इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज। सो वी ऑल नो कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसके जो 4 पीस होते हैं, दोज आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो प्रोड्यूसर सर्विस उसका पार्ट नहीं है, सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे प्राइसिंग डिसीजंस की। सो प्राइस क्या है, सो देखिए प्राइस एक लौता कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, इन तीनों में कंपनी कॉस्ट इनकर करती है, सिर्फ प्राइस ही है जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये बात बच्चे आप यहाँ पर याद रखेंगे। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहले आएंगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो एक कंपनी के अंदर अराइज होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ, राइट, ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन मार्केट, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मार्केट शेयर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि कंपिटिटर्स हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड है, इसके अलावा सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर गुड्स,
इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बना रही हैं, इथिकल कंसिडरेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और जो सीजनल इफेक्ट्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या प्रोसेस फॉलो करी जाती है प्राइसिंग के लिए? सबसे पहले डिटरमाइन करना होता है प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव, कि हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्ट की डिमांड को, कि कितनी डिमांड होगी। फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, कंपटीटर की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, उनके ऑफर्स क्या हैं, ये यहाँ पर एनालाइज करा जाएगा। उसके बाद हम प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्राइसिंग मेथड हम रखेंगे, एंड एट द एंड हम सेलेक्ट कर लेंगे फाइनल प्राइस को। तो ये एक प्रोसेस है जो फॉलो करी जाती है प्राइसिंग में। नेक्स्ट आर द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहली हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटजी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इनिशियली लो रखा जाता है। जब भी प्रोडक्ट को हम लोअर प्राइस के ऊपर सेल करते हैं उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोला जाता है। इसकी ऑपोजिट होती है स्कीमिंग प्राइसिंग, जहां पर इनिशियल जो प्राइस है हमारा काफी ज्यादा हाई होता है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के केस में स्कीमिंग प्राइसिंग यूज करी जाती है। इसके बाद आती है कंपटीशन प्राइसिंग। इसको स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग भी कहा जाता है। तो जब भी हम कोई प्राइसिंग करते हैं उसको जो बेस है वो रखा जाता है कंपटीटर का प्राइस। एज इट इज प्राइस नहीं रखते हैं कंपटीशन प्राइसिंग में, लेकिन जो कंपटीटर का प्राइस है उसको हम बेस मान करके बेसिकली चलते हैं। नेक्स्ट आती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी है उसको बेसिकली यहाँ पर यूज करा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 400 लिखने की जगह 399 लिखा जाता है प्राइस पे, तो इसको बेसिकली बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसके बाद आती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है इसमें जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई होती है एक प्रोडक्ट की यूनिट को प्रोड्यूस करने की, उसमें हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ऐड कर देते हैं और वो हमारी आ जाती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, राइट। इसके बाद है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। सो टारगेट रिटर्न प्राइस में जो प्राइस डिटरमाइन करा जाता है इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर एक कंपनी को 10% ROI चाहिए तो वो 10% प्रोडक्ट की जो भी उनकी कॉस्ट होगी उसमें 10% जो है वो ऐड कर देंगे और इसको बेसिकली बोला जाता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, की हमें कितनी ROI चाहिए उसके बेस के ऊपर हम प्राइस सेट करेंगे। नेक्स्ट आती है ब्रेक इवन प्राइसिंग। सो ब्रेक इवन प्राइसिंग इसका यूज करा जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो कौन सा प्राइस होगा जहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगी, राइट, सो दैट हम मनी लूज ना करें। नेक्स्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में कंपनी क्या करती है कि एक पर्टिकुलर जो यूनिट है उसकी जिसे वो प्रोड्यूस कर रही है उसे प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को ऐड कर दी जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में। इसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। जो मार्जिनल हमारी कॉस्ट आई होती है, जो मार्जिनल ओवरहेड्स होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का यूज करा जाता है। नेक्स्ट आती है गोइंग रेट प्राइसिंग। सो गोइंग रेट प्राइसिंग में जो कंपटीटर का प्राइस होता है हम उसी प्राइस को रख देते हैं, यानी कि मार्केट में जो प्राइस है वही प्राइस हम रख देंगे, कोई नया प्राइस नहीं लगाएंगे, उसको गोइंग रेट प्राइसिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारी डायनामिक प्राइसिंग। सो डायनामिक प्राइसिंग को बेसिकली हम सर्च प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग या फिर टाइम बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जहां पर जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है बेस्ड ऑन द मार्केट एंड कस्टमर डिमांड, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी प्राइस भी चेंज होता जाएगा। इसको बोलेंगे डायनामिक प्राइसिंग। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। सो बंडल प्राइसिंग में कंपनी दो या दो से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ सेल करती है एक सिंगल प्राइस में। इसको हम बोलते हैं बंडल प्राइसिंग, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट को बेचने के बजाय आप दो तीन प्रोडक्ट्स का एक बंडल तैयार कर देते हैं, उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। जैसे कि आप स्टेशनरी सेल कर रहे हो तो कॉपीज के साथ आपने पेन भी ऐड कर दिया, उसके साथ आपने ज्योमेट्री बॉक्स ऐड कर दिया, तो उसको बेसिकली बंडल प्राइसिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आती है प्रीमियम प्राइसिंग। सो प्रीमियम प्राइसिंग को हम लग्जरी प्राइसिंग या फिर प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोलते हैं, राइट। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए रखी जाती है जिनकी एक काफी हाई इमेज जो है वो कंपटीटर्स के माइंड में होती है, राइट, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की काफी ज्यादा हाई वैल्यू है, लग्जरी वैल्यू है, उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइसिंग का यूज करा जाता है। नेक्स्ट आती है इकोनॉमी प्राइसिंग। सो इकोनॉमी प्राइसिंग हमारी एक लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, लो कॉस्ट मार्केटिंग मेथड है। यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम रखा जाता है और उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए इकोनॉमिक प्राइसिंग यूज करी जाती है जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, राइट।
प्रीमियम प्राइसिंग से ऑपोजिट ये होती है। नेक्स्ट है जियोग्राफिक प्राइसिंग। जियोग्राफिक प्राइसेस में एरिया के हिसाब से हम प्राइस को चेंज कर देते हैं, सो इट इज नोन एज जियोग्राफिक प्राइसिंग। नेक्स्ट है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि पीक सीजन चल रहा है एक प्रोडक्ट की डिमांड में, उस टाइम पर हाई प्राइस चार्ज कर जाता है। इसको डिमांड बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। जब डिमांड सबसे ज्यादा है, पीक सीजन चल रहा है, उस टाइम पर हम सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, इट इज नोन एज पीक लोड प्राइसिंग। नेक्स्ट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। सो प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है बिलो द कॉस्ट प्राइसिंग। एक बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। इसमें जो आपकी कॉस्ट होती है उससे कम प्राइस के ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो। लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज आई है, लेकिन आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो 70 रुपीज में, ताकि जो कंपिटिटर्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाएं। इसको प्रेडेटरी प्राइसिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करा जाता है बेस्ड ऑन द इमेज दैट ए पर्सन और कंज्यूमर इज कैरिंग इन हिज और हर माइंड, कि कितना कंज्यूमर रेडी है पे करने के लिए। मान लो आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है आपने रखा है वो है 100, लेकिन कंज्यूमर सोचता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 150, तो आप 150 रखोगे। इसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। नेक्स्ट है हनीमून प्राइसिंग। तो हनीमून प्राइसिंग में जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है उसे लो रखा जाता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती जाती है कंज्यूमर के साथ, प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसके साथ एक हमारे पास प्राइसिंग आती है डाइवर्जनरी प्राइसिंग। इसमें जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो बेसिक लेवल का एक प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्राइस है वो लो रखा जाता है, राइट, ताकि एक लो प्राइस स्ट्रक्चर की इमेज कंज्यूमर के माइंड में बन जाए, और बाद में जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो हाई होते हैं। इसको बोला जाता है डाइवर्जनरी प्राइसिंग। नेक्स्ट है कैप्टिव प्राइसिंग। सो कैप्टिव प्राइसिंग में क्या करा जाता है, जो कोर प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको कम रखा जाता है, लेकिन उस कोर प्रोडक्ट के लिए जिन एक्सेसरी प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी उनका प्राइस काफी हाई यहाँ पर रखा जाता है। इसको बोला जाता है कैप्टिव प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर असर्शन एंड रीजन का है। तो इसमें असर्शन देखिए दी गई है कि द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज अडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। तो स्कीमिंग प्राइसिंग हम कब फॉलो करते हैं, जब क्लोज सब्सटीट्यूट नए प्रोडक्ट्स के अवेलेबल नहीं होते। ये बिल्कुल सही बात है। स्कीमिंग प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, हम इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस को हाई चार्ज करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यू है, इनोवेटिव है। और इसका रीजन यहाँ दिया जा रहा है कि दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग ए लोअर इनिशियल प्राइस डिजाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है ये हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग को रिफ्लेक्ट करती है, ना कि स्कीमिंग प्राइसिंग को। तो हमारी जो असर्शन है वो ही यहाँ पर सही है, जो रीजन है वो सही नहीं है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। So the question is, which one of the following conditions is not true in case of marketing scheming as the pricing objective? तो हमें यहाँ पर कुछ conditions दी हुई हैं, चार options दिए हुए हैं। इन चार options में we have four conditions, राइट, और हमें बताना है कि मार्केट स्कीमिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है एज ए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, the market is highly price sensitive. Second is a sufficient number of buyers signal a high demand. Third is the high initial price does not attract more competitors to the market. And fourth is the high price communicates the image of a superior products. तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। स्कीमिंग वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो इनिशियल प्राइस है उसको हाई रखते हैं। इनिशियली हम हाई प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं, ताकि मार्केट से जो मार्केट को हम स्किम कर सकें, हाँ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सकें, राइट। तो अगर प्राइस जो मार्केट है हमारा वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होगा, तो उस केस में हमारी स्कीमिंग स्ट्रेटजी नहीं चलती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन हमें मेंशन है वो सारे ही ट्रू हैं रिगार्डिंग द स्कीमिंग स्ट्रेटजी। अगर कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स हाई डिमांड सिग्नल कर रहे हैं तो हम स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इनिशियल लेवल के ऊपर हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स मार्केट में जनरली नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट की एक सुपीरियर इमेज भी कम्युनिकेट करता है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, दूसरी तरफ हमारे पास लिस्ट 2 है। हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ हमें यहाँ पर मैच करना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में दिया हुआ है स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड और डंपिंग प्राइसिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले मेंशन्ड है, देखिए वेयर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टोरेबल। तो कौन सी प्राइसिंग हम यूज करते हैं जहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इस केस में हम पीक लोड प्राइसिंग जो है उसको यूज करते हैं। इसके अलावा वेयर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, जहां पर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है हम यूज करेंगे स्कीमिंग प्राइसिंग, राइट, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स करी जा रही हैं गुड्स एट ए प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस, इसको डंपिंग प्राइस स्ट्रेटेजी बोला जाता है। इसके लिए सरकारें एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाती हैं। और सब्सटीट्यूट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जब नए प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उस केस में हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यूज करते हैं, राइट। तो इस केस में हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ए के साथ हमने यहाँ पर मैच किया 2 को, बी के साथ हमने मैच किया 4 को, सी के साथ हमने मैच किया 1 को और डी के साथ हमने मैच किया 3 को, जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगेन हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइसिंग दी हुई है, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें मैच करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। सो अगेन हम डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में देखिए बोला जा रहा है कि जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर सेलर डेजिग्नेट्स सेम सिटी एंड चार्जेस ऑल कस्टमर्स द फ्राइट कॉस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी, राइट। तो इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम बेसिंग पॉइंट स्ट्रेटजी बोलते हैं, जहां पर सेलर है वो एक सिटी को डेजिग्नेट जो है वो कर देता है, यानी कि वो उसका बेस पॉइंट हो गया। सो इट इज कॉल्ड द बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वेयर अ फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइसेस विद द एम ऑफ ड्राइविंग आउट कंपटीटर्स। सो कंपटीटर्स को मार्केट से ड्राइव आउट कर देने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज करी जाती है, दैट इज द प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देन वी हैव व्हेन कंज्यूमर्स आर मिसलेड बाय प्राइसेस डील्स ऑफर्ड बाय कंपनीज। जब कंज्यूमर को मिसलीड कर दिया जाता है थ्रू वेरियस ऑफरिंग्स, इसको डिसेप्टिव प्राइसिंग बोलते हैं, right, and the pricing each element in the offering so that price of the total package is raised। तो हमारे पास एक पैकेज है, उसमें मान लो 4 प्रोडक्ट हैं, तो हर प्रोडक्ट का हम अलग अलग चार्ज करेंगे सो दैट टोटल प्राइस बढ़ जाए, तो उसको हम प्राइस अनबंडलिंग बोलेंगे, जो कि प्राइस बंडलिंग के ऑपोजिट है, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास यहाँ पर देखिए प्राइसिंग सिचुएशन दी हुई है और लिस्ट 2 में हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन में देखिए दिया गया है प्राइसिंग ऑप्शनल और नेसेसरी प्रोडक्ट्स सोल्ड विद मेन प्रोडक्ट, राइट। तो इसके साथ हम मैच करेंगे बी को, इसको हम ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलते हैं। इसके बाद दिया गया है सेटिंग प्राइस अक्रॉस एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन, राइट। तो इसके साथ हम मैच करेंगे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग को, इसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है प्राइसिंग लो वैल्यू प्रोडक्ट्स टू गेट रिड ऑफ और टू मेक मनी ऑन देम, ये बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है। एंड प्राइसिंग प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज्ड विद द मेन प्रोडक्ट, इसको हम कैप्टिव प्राइसिंग बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनके मीनिंग के साथ ही डायरेक्ट मैच करना है, सो इट्स इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रमोशन डिसीजंस। सो प्रमोशन हमारा मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ एलिमेंट होता है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में फोर्थ एलिमेंट हमारा आता है प्रमोशन, राइट। सो प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन में कंपनी करती क्या है। प्रमोशन इज बेसिकली अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से जो बिजनेस है, जो मार्केटर है, वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड एंड कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सो प्रमोशन एक वे है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, राइट। सो प्रमोशन मिक्स में हमारे पास 5 तरह के मेथड्स आते हैं और ये क्या क्या है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये 5 तरह के हमारे पास मेथड्स आते हैं प्रमोशन मिक्स में। सो बच्चे ये पांचों के पांचों नाम आपने यहाँ पर याद रखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की। सो एडवर्टीजमेंट क्या है, सो एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इट इज बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन। व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, बिकॉज जो मार्केटर है उसी की तरफ से कम्युनिकेशन जा रही है टू द कंज्यूमर, और ये एक पेड फॉर्म होती है, एडवर्टीजमेंट के पैसे लगते हैं। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। भाई नॉन पर्सनल इसलिए क्योंकि हम सारे के सारे कंज्यूमर्स को एक साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है मैसेज की। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसमें होता है, राइट। कौन
एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ये हमें यहाँ पर पता होता है, राइट। स्पीडी कम्युनिकेशन इसमें होती है और मास कम्युनिकेशन ये होती है, राइट, क्योंकि हम एक मास मीडिया के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो या फिर टीवी, राइट। सो एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से मेजर प्लेयर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजर है, स्पॉन्सर जिसको हम बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इसमें होती हैं, कुछ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीडिया होता है और कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। नाउ व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग को हम फेस टू फेस सेलिंग भी बोलते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेल्स पर्सन होता है एक पर्टिकुलर कंपनी का, वो कन्विंस करता है कस्टमर को इन बाइंग ए प्रोडक्ट इन अ फेस टू फेस मीटिंग। तो जब भी एक पर्सन कस्टमर से फेस टू फेस मीटिंग कर रहा है उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो क्या फीचर्स यहाँ पर होते हैं पर्सनल सेलिंग के? ओरल प्रेजेंटेशन, ये एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि आप खुद बता रहे होते हैं कंज्यूमर्स को। कम्युनिकेशन मोड इज डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। टू वे फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, यहाँ पे जो मैसेज है वो टू वे चल रहा होता है, जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होती है। एडवर्टाइजिंग में हमने क्या देखा था, कम्युनिकेशन वन वे होती है। पर्सनल सेलिंग में कम्युनिकेशन टू वे होती है। कम्युनिकेशन के ऊपर हाई कंट्रोल होता है सेल्स पर्सन का। जो फीडबैक है वो इमीडिएटली आ जाता है और हाई होता है। ऑडियंस रीच यहाँ पर स्लो होती है, क्योंकि जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो एक ही टाइम पर आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश करना पॉसिबल होता है और स्पॉन्सर आइडेंटिफिकेशन भी प्रेजेंट होती है, यानी कि कंज्यूमर को पता है कि कौन सी कंपनी है जो उसे प्रोडक्ट सेल यहाँ पर कर रही है। पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टेप्स इसमें आएंगे? सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आप सबसे पहले ढूंढेंगे कंज्यूमर्स को कि हमारे कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं। फिर आएगा प्री अप्रोच, राइट, हम पहले ही यहाँ पर पहले ही हम रिसर्च करेंगे कंज्यूमर्स के ऊपर कि जिससे भी हम मिलने जा रहे हैं उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो किस टाइप का पर्सन काम करता है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे प्री अप्रोच में। फिर हम कंज्यूमर को अप्रोच करेंगे उसके प्लेस के ऊपर। फिर प्रेजेंटेशन होगी प्रोडक्ट या सर्विस की। प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे होंगे तो कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे कंज्यूमर के, उन ऑब्जेक्शंस को यहाँ पर हैंडल करा जाएगा। फिर सेल्स यहाँ पर क्लोज होगी और लास्ट में फॉलो अप होगा, यानी कि सेल्स करने के बाद भी आप कंज्यूमर के टच में रहेंगे। कुछ मिथ्स होते हैं पर्सनल सेलिंग के जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो पर्सनल सेलिंग में कुछ मिस होते हैं कि एनीवन कैन बी बायर। देखिए, तो हर कोई आपका बायर नहीं हो सकता है, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपका बायर कौन होगा। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बाइंग ए प्रोडक्ट। देखिए, सिर्फ प्राइस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होता है, आप किस तरह से कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, कितने रिस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम सेल्स टेक्निक फिर वर्क फॉर एवरीवन, तो ये भी एक मिथ होता है। जो सेल्स टेक्निक एक कस्टमर पे वर्क करी वो सभी पे वर्क नहीं करेगी। फिनिशिंग द सेलिंग प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी आप सेल्स को फिनिश करेंगे उतना यहाँ पर सही रहेगा, ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो जितना टाइम एक कंज्यूमर ले रहा है प्रोडक्ट को समझने के लिए उतना टाइम आपको उसको देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की टर्म्स हमारे पास आती हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट। इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ एंगेजिंग विद कस्टमर्स टू परसुएड देम टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि फेस टू फेस एक पर्टिकुलर कस्टमर के साथ मीट करना, एंगेज करना है कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इस पर्सनल सेलिंग। नाउ व्हाट इज सेल्समैनशिप? सेल्समैनशिप बेसिकली एम्प्लॉयड एज ए सेल्स पर्सन। सेल्समैनशिप क्या है? एक आर्ट है, एक स्किल है सेलिंग एफर्ट्स को इनिशिएट करने की, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं सेल्समैनशिप। और सेल्स मैनेजमेंट एक एक्ट है जिसमें सेल्स की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको हम प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन भी हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है, हमारे प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट है। तो सेल्स प्रमोशन में सेवरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज करी जाती हैं जिनकी हेल्प से एक पर्टिकुलर कंपनी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है टू द कंज्यूमर्स, टू द होलसेलर्स, टू रिटेलर्स एंड टू द सेल्स फोर्स, सो दैट इमीडिएट सेल्स जो है वो जनरेट करी जा सके। तो शॉर्ट टर्म टेक्निक्स का यूज यहाँ पर करा जाता है सेल्स प्रमोशन में। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्स प्रमोशन की, यहाँ से आपको सेल्स प्रमोशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड ड्यूरेशन, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स प्रमोशन होती है, जैसे कि हम डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स क्या हैं? ये सेल्स प्रमोशन की ही टेक्निक है। बाय वन गेट वन फ्री, ये क्या है? ये भी सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है। ऑपरेट्स एंड इन्फ्लुएंस ओनली द लास्ट फेज ऑफ द परचेज प्रोसेस, जो हमारी परचेज प्रोसेस की लास्ट फेज होता है, यानी कि परचेज करना होता है हमें, एक्चुअल जो परचेज डिसीजन होता है उसी को ये इन्फ्लुएंस करती है। एग्जिबिट्स ए सेकेंडरी रोल इन रिलेशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो आप सिर्फ सेल्स प्रमोशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सेल्स प्रमोशन करी और उसी से आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, ये एक सेकेंडरी रोल प्ले करती है इन रिलेशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी कि आपको
आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी, आप दूसरे पर्सनल सेलिंग भी करेंगे, आप पब्लिक रिलेशंस भी बनाएंगे, ये सारी चीजें करते हुए आप सेल्स प्रमोशन करेंगे तो वो एक सेकेंडरी रोल वहां पर प्ले करेगी। और जो सेल्स प्रमोशन है ये एक सिंगल टेक्निक नहीं होती, जबकि एक सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को एक साथ यहाँ पर यूज करा जाता है सेल्स प्रमोशन में। तो सेल्स प्रमोशन में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, इसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन एंड ट्रेड सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में टारगेट करा जाता है एंड कंज्यूमर को, रिटेल कंज्यूमर को, और ट्रेड सेल्स प्रमोशन में टारगेट करा जाता है डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और एजेंट्स को। तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं और ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो बच्चे ये कैटेगराइजेशन आपने यहाँ पर याद रखनी है। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में क्या क्या आएगा? प्राइस डील, सेंस ऑफ डील, प्राइस पैक डील्स, कूपन, फ्री सैंपल, स्टैंडिंग इंसर्ट, कॉरस्पॉन्डिंग रिफंड्स, ऑनलाइन कूपनिंग, मोबाइल कूपनिंग, ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्रमोशन गेम्स, रीवेट्स, कंटेस्ट और गेम्स, पॉइंट्स ऑफ सेल्स डिस्प्ले, पैट्रोनज अवार्ड। तो ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन है। ट्रेड सेल्स प्रमोशन में हमारे पास आते हैं अलाउंसेस, डीलर लोडर, ट्रेड कंटेस्ट, पॉइंट्स ऑफ परचेज डिस्प्ले, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्री मर्चेंडाइज एंड ट्रेड डिस्काउंट्स। तो ये सारी हमारी हैं ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। बट इज पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का सिंपल मतलब होता है पब्लिक में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना थ्रू ए मीडिया, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम डिसेमिनेट करते हैं टू द पब्लिक एट लार्ज थ्रू ए मीडिया। पर्पस होता है जनरल अवेयरनेस ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ हॉट टॉपिक और एनी वर्निंग इशू, राइट। तो ये इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ न्यूज, स्टोरी, इवेंट इन्फॉर्मेशन और राइट अप, किसी भी फॉर्म में पब्लिसिटी हो सकती है, राइट। पब्लिसिटी की क्या फीचर्स होते हैं? ये एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको बस एक बात फैलानी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना पड़ता है। आप एक ट्वीट भी कर देंगे तो खबर कहीं ना कहीं फैल जाती है, तो इसी को बेसिकली पब्लिसिटी बोला जाता है। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, तो कंपनी के कंट्रोल में ये नहीं होती है, किसी भी फॉर्म में जा सकती है। और पब्लिसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जनरल इसका पर्पस होता है पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके अलावा आता है हमारे पास पब्लिक रिलेशंस, जिसको हम पीआर भी बोलते हैं। पीआर में एक पर्टिकुलर कंपनी प्रोफेशनली अपनी पब्लिक इमेज को यहाँ पर हैंडल करती है। जो एक पब्लिक रिलेशंस का जो पर्पस होता है वो होता है कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। तो प्रोफेशनली इसको हैंडल करा जाता है और पब्लिक रिलेशंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कंपनी इसको मैनेज कर रही होती है। तो क्या इसके फीचर्स हैं? ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक प्रमोशनल टूल है टू मेंटेन द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट अमंग पीपल। कंपनी इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है, इसलिए ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इमेज यहाँ पर कंपनी की क्रिएट करी जाती है, राइट। सीक्स टू क्रिएट अटेंशन ऑफ ऑडियंस फॉर द पर्पस ऑफ बूस्टिंग द कंपनीज सेल्स। तो कंपनीज की सेल्स को बूस्ट करने के लिए ऑडियंस का अटेंशन यहाँ पर ग्रैब जो है वो करा जाता है। पब्लिक रिलेशंस में 8 बेसिक पब्लिक्स होती हैं, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन होगी? पहले द कम्युनिटी एट लार्ज, इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉइज, कस्टमर्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो आपके पहले कस्टमर थे, जो अब हैं और जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पर टारगेट करा जाता है। इसके अलावा सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज अदर देन फाइनेंशियल्स, इसके अलावा मनी मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड ओपिनियन लीडर्स, तो इन सभी को इन्फ्लुएंस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक रिलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का ये क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, साथ में हमारे पास लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ हाईएस्ट रीच, मोस्ट परसुएसिव, इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन सेल, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। और लिस्ट 2 में हमारे पास जो हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको दिया गया है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो हमारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो हाईएस्ट रीच यहाँ पर किसकी होती है? तो हाईएस्ट रीच हमारी होती है एडवर्टाइजिंग की, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा रीच एडवर्टाइजिंग की पॉसिबल होती है, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन है। मोस्ट परसुएसिव क्या होता है? ऑब्वियसली पर्सनल सेलिंग, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं कंज्यूमर के साथ। तो पर्सनल सेलिंग की जो हमारी परसुएसिवनेस की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन सेल्स। तो ये होता है सेल्स प्रमोशन का, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं टू बूस्ट द सेल्स एंड नो कॉस्ट इन्वॉल्व। तो देखिए पब्लिसिटी की कोई कॉस्ट नहीं होती है, ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपने आप होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पर्सनल सेलिंग की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है, राइट स्टेप्स में लगाना है। तो इसके हमारे पास जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो है प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। तो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा। जब हम कंज्यूमर्स को प्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को सर्च करते हैं, तो उसके बाद हम प्री अप्रोच स्टेज पे जाते हैं जहां पर हम कंज्यूमर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्री अप्रोच में जब हमें सक्सेस मिल जाती है फिर हम अप्रोच की तरफ जाएंगे। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हम कंज्यूमर को अप्रोच करेंगे। जब हम अप्रोच करेंगे उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। और वहां पर कंज्यूमर्स के जो भी डाउट्स होंगे हम उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको हैंडल करेंगे। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस, डी ए सी बी, डी ए सी बी ई। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर दी गई है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लिस्ट 1 दी गई है, दूसरी तरफ हमारे पास लिस्ट 2 है। तो इन्हें हमें मैच करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। राइट, सो इसमें हमारे पास दिया गया है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। राइट, सो इनको बेसिकली हमें यहाँ पर मैच करना है। सो सबसे पहले देखिए बोला गया है कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज। सो कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज जो है वो हम कहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, तो ये हमारी पब्लिसिटी के थ्रू जाती है। राइट, डी के साथ हमारा 1 मैच होगा। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग विद इन बसेस, रेलवे एंड कंपार्टमेंट्स, जो बसेस पे, रेलवेज पे हम एडवर्टाइजिंग देते हैं तो इसको ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। देन वी हैव नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग होती है ये एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, सो पर्सनल सेलिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। राइट, तो ए के साथ हमारा मैच होगा 4, बी के साथ हमारा मैच हो रहा है 3। राइट, देन इसके अलावा ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग की बात करें तो सी के साथ हमारा मैच हो रहा है 2 और डी के साथ हमारा मैच हो रहा है 1। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। तो असर्शन यहाँ पर दी जा रही है, जनरली द कस्टमर्स कंसिडर द सेल्स फोर्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं वो सेल्स फोर्स को कंसिडर करते हैं जनरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। राइट, तो बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई सेल्स पर्सन हमारे पास आता है, वो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश करता है, तो हम यही समझते हैं कि वो जो है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। ऑब्वियसली रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऑफन द कंपनी सेल्स फोर्स वर्क डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। क्यों हम समझते हैं, क्योंकि जो कंपनी की सेल्स फोर्स होती है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारी यहाँ पर जो असर्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी असर्शन की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम जो सेल्स फोर्स है उसको रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं कंपनी का। क्यों, क्योंकि वो, बिकॉज हम बीच में यहाँ पर ऐड करते हैं, बिकॉज जो सेल्स फोर्स है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली बात करती है, डायरेक्टली उसके उनके साथ में उनका लिंक होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो कंज्यूमर बिहेवियर देखो बच्चे एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर्स, ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, उसे बाय करते हैं, यूज करते हैं एंड डिस्पोज करते हैं। राइट, इसमें प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर बोला जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसको 7O फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हु इज योर कंज्यूमर, यानी कि ऑक्यूपेंट्स, की हमारे कंज्यूमर कौन है, ये हमें सबसे पहले समझना होता है। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट ऑफ परचेज, यानी कि व्हाट डज कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर क्या खरीदना पसंद करता है। थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव, व्हाई इज द कंज्यूमर बाइंग, कंज्यूमर खरीद क्यों रहा है। राइट, नेक्स्ट वो आता है ओकेजन, व्हेन डू दे बाय और हाउ ऑफन दे बाय, कि कब कंज्यूमर खरीदता है और कितनी बार वो खरीदता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है। नेक्स्ट इज आउटलेट्स, वेयर डू दे बाय, कंज्यूमर प्रोडक्ट को कहाँ खरीदना पसंद करते हैं। ऑपरेशंस, हाउ डू दे बाय, क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन, हु इज इन्वॉल्व, जो भी कंज्यूमर की परचेज हो रही है उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं 7 O's फ्रेमवर्क।
वर्क। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो 4 तरह के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले है कल्चरल फैक्टर्स, इसमें क्या क्या आएगा, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। सोशल फैक्टर्स में वी हैव रेफरेंस ग्रुप, वी हैव फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएगा एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, सो इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वी हैव मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको हम कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो पहले स्टेज इसमें आती है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल चाहिए, लेट्स सपोज आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक मोबाइल चाहिए, तो ये क्या है, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, एक नीड है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, नीड अपनी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। सो नीड क्या है कि हमें एक मोबाइल फोन चाहिए जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन लर्निंग करेंगे। नेक्स्ट आएगा इन्फॉर्मेशन सर्च, मोबाइल के बारे में फिर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, यू विल गैदर द इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जब आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा बहुत सारे मोबाइल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे, राइट, उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी परचेज डिसीजन, परचेज डिसीजन में आप एक्चुअल में परचेज करेंगे। और लास्ट स्टेप आएगा पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, जहां रिफ्लेक्ट करा जाएगा परचेज के लिए कि जो हमने मोबाइल खरीदा सही किया या गलत किया। और यहाँ पर जब हमें लगता है कि डिसीजन हमने हो सकता है सही नहीं लिया, तो इसको बेसिकली बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और याद रखेंगे बच्चे, कॉग्निटिव डिसोनेंस ये पोस्ट परचेज जो हमारा इवेल्युएशन होती है, जो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, यहाँ पर अकर होता है, राइट। सो कंज्यूमर बिहेवियर को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द 2 डायमेंशंस। और ये 2 डायमेंशंस हैं, पहला है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट कि कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व है, और दूसरा है परसेप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ब्रांड्स। इसके हिसाब से हम कंज्यूमर बिहेवियर को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर एक कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई होती है, और ब्रांड्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होती है, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर कंज्यूमर को करनी पड़ती है, हाईली इन्वॉल्व कंज्यूमर होता है इस पर्टिकुलर परचेज डिसीजन में, क्योंकि महंगा डिसीजन भी ये होता है, यानी कि काफी पैसे यहाँ पर खर्च होते हैं। और यहाँ पर इकोनॉमिक एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल घर खरीदना है, कार खरीदनी है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे और कंज्यूमर भी हाईली इन्वॉल्व होगा। सेकंड आएगा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये वो बाइंग बिहेवियर होता है जहां पर एक कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई होती है। हाई इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है, क्योंकि अगेन जो इकोनॉमिक रिस्क है वो ज्यादा है, महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन ब्रांड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर काफी मिनिमल डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको फ्लोर टाइल्स खरीदनी है, या फिर आपको फर्नीचर खरीदना है, या एक डायमंड रिंग खरीदनी है, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा काफी ज्यादा लग रहा है, तो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जैसे कि नाम ही बता रहा है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जहां पर हम हैबिट से बाइंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांड्स के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो भी लो होगा, और कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी लो होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, जैसे हम डेली बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे कि चाय है, सॉल्ट है, या टूथपेस्ट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ब्रांड्स में नहीं है, राइट। और क्योंकि अमाउंट भी इतना ज्यादा नहीं है, तो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी काफी कम होती है। नेक्स्ट आता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये वो बिहेवियर है जहां पर कंज्यूमर वैरायटी देखता है, वैरायटीज को यहाँ पर सीख करता है, और कंज्यूमर्स इस केस में काफी ज्यादा स्विच करते हैं फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, राइट। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन भी कई बार होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी और क्यूरियोसिटी कंज्यूमर स्विच करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी लो होती है, लेकिन ब्रांड्स में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो वहां पर होते हैं, हाई डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सोप्स हो गए या कॉस्मेटिक्स हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट बाइंग रोल्स की, कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं। तो ये कौन कौन से रोल्स होते हैं ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले है देखिए इनिशिएटर। इनिशिएटर वो पर्सन होता है जो सबसे पहले सुजेस्ट करता है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, जिसके मन में आइडिया आता है कि आई शुड बाई ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेकंड आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो मेंबर्स होते हैं, इसको आप फैमिली मेंबर की तरह भी देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो
फाइनल डिसीजन जो हमारा होने वाला है उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसका जो ओपिनियन है वो मैटर कर रहा है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई ओपिनियन लीडर भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है गेट कीपर। गेट कीपर वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है कि कितना एक्सेस आपको इन्फॉर्मेशन का मिलेगा या फिर कितना एक्सेस नहीं मिलेगा, इसको जो कंट्रोल करता है उसको हम गेट कीपर बोलते हैं। उसके बाद आता है डिसाइडर। डिसाइडर वो पर्सन होता है जो फाइनल डिसीजन लेता है कि एक्चुअल में हमें परचेज करना है या नहीं करना है, कि हमें परचेज करना है नहीं करना है तो कहां से करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये बेसिकली डिसाइडर डिसाइड करता है। जनरली वो पर्सन होता है जिसके पास में मनी पावर होती है। नेक्स्ट रोल है बायर का। बायर वो पर्सन है जो एक्चुअल में परचेज कर रहा है, राइट, और यूजर वो पर्सन है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि बायर और यूजर में फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है, तो वाइफ यूजर है लेकिन बायर कौन है, हस्बैंड है, राइट। सो बायर और यूजर में डिफरेंस होता है, इसको आपने याद रखना है। तो कंज्यूमर जब भी डिसीजन मेकिंग करता है तो उसके 3 लेवल्स होते हैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है और क्रिटिकली प्रोडक्ट को इवेल्युएट करा जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर कंज्यूमर जो है वो हाईली इन्वॉल्व होगा, जहां पर जो इकोनॉमिक रिस्क है वो ज्यादा होगा। जैसा कि हमने पढ़ा ना कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में या फिर डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में, वहां पर कंज्यूमर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा क्योंकि इकोनॉमिक रिस्क और साइकोलॉजिकल रिस्क हाई होता है। इसके अलावा है लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर सिर्फ एक जनरल सर्च ही करी जाएगी। जैसे कि अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो महंगा प्रोडक्ट है तो वहां पर एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक माउस खरीदना है या कीबोर्ड खरीदना है तो वहां पर लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। और इसके अलावा है रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स को खरीद रहे होते हैं वहां पर रूटीन बाइंग बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सॉल्ट खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदनी है, राइट, तो ये क्या है, ये रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर से। Next question is arrange the following steps of process of consumer buying in proper sequence. Again very easy question, जो consumer buying process हमारी होती है उसको हमें यहाँ पर sequence में लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास options में है evaluation of alternatives, search for alternatives, need recognition, decision, development of decision criteria। तो सबसे पहला step हमारा क्या आएगा, आपको सबसे पहले अपनी जो need है उसको recognize करना है कि मेरी need क्या है, राइट। ठीक है, तो नीड आपने रिकॉग्नाइज कर ली, उसके बाद आप अपना डिसीजन क्राइटेरिया एक बनाते हैं, राइट। अगर आपको एक मोबाइल फोन लेना है, लेट्स सपोज आपको नीड है कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, आई नीड ए मोबाइल फोन, तो आप एक डिसीजन क्राइटेरिया अपने माइंड में बना लेते हैं कि मुझे कितने तक का मोबाइल फोन चाहिए। उसके हिसाब से फिर आप अल्टरनेटिव्स को सर्च करोगे, राइट। तो सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया यानी कि ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। आप फिर अल्टरनेटिव्स को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। आपने डिसाइड किया कि मुझे 25,000 रुपए तक का जो मोबाइल है वो खरीद लेना है, तो उसके हिसाब से आप फिर अल्टरनेटिव सर्च करोगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो इस रेंज में मुझे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। हम इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द डिसीजन, राइट, जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारी करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर सी ई बी ए एन डी, जो है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली consumers undertake complex buying behavior in situations characterized by which one of the following। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि complex buying behavior कौन सी situations में होता है, कौन सी situations होती हैं जहाँ पर consumer reflect करता है complex buying behavior, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है high involvement in purchase and few perceived differences among brands। Second is low involvement in purchase and significant perceived differences among brands। Third is high involvement in purchase and significant perceived differences among brands। Fourth is low involvement in purchase and few significant perceived differences among brands। राइट, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर की हाई इन्वॉल्वमेंट है और ब्रांड्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो परसीव्ड डिफरेंसेस हैं, वो भी हाई हैं। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये किस केस में होता है, जनरली जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में जनरली आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर और लिस्ट 2 में हमारे पास मेंशन्ड है उनकी एक्सप्लेनेशन, राइट। तो यहाँ पर बाइंग बिहेवियर में हमारे पास मेंशन है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर।
एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, सो हाईली इन्वॉल्व इन ए परचेज एंड परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड्स, राइट। सो हाईली इन्वॉल्व इन ए परचेज एंड परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड्स, तो जब कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है परचेज में और सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी वो एज्यूम करता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। जब कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लो होती है लेकिन जो सिग्निफिकेंट ब्रांड में डिफरेंस है वो भी लिटिल होता है, तो इस तरह का जो हमारा बिहेवियर होता है, that is habitual buying behavior. Then low consumer involvement but significant perceived brand difference, अगर consumer की involvement low है लेकिन जो brand difference है वो high है, तो ये variety seeking buying behavior होता है। और highly involved with an expensive infrequent और risky purchase but see little difference among brands, ऐसा purchase जिसमें consumer highly involve होता है, purchase expensive है, infrequent है और risky behavior है, लेकिन brand में जो difference है वो ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम dissonance reducing buying behavior बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is consumer buying behavior in situations characterized by high consumer involvement in a purchase and significant prescribed differences among brands is termed as। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो consumer buying behavior है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट हाई होती है और सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है ब्रांड में वो भी हाई होते हैं, तो इस तरह का डिसीजन हमारा क्या होता है, राइट, कौन सा बाइंग बिहेवियर होता है। ऑप्शंस में दिया गया है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग की। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सर्विस होती क्या है। देखिए सर्विस क्या है, समथिंग विच इज इंटेंजिबल इन नेचर एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर। तो कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई सेटिस्फेक्शन हो सकती है विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, या फिर उसे प्रोवाइड करा जा रहा है इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड, उसे बेसिकली हम सर्विस बोलते हैं। तो एक सर्विस की मेनली चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी, यानी कि हम सर्विस को देख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी टच्ड, व्यूड, हैंडल्ड, स्मेल्ट और टेस्टेड, राइट। तो एक पर्टिकुलर सर्विस को हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, राइट। सेकंड आती है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी, यानी कि हर सर्विस यूनिक होती है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, राइट। जैसे कि मान लो आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां से बर्गर लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि जो बर्गर है उसकी क्वालिटी तो हर बार सेम है, लेकिन जो स्टाफ आपसे बिहेव कर रहा है वहां पर वेरिएशंस हैं, इसी को बोला जाता है हेट्रोजेनिटी। पर्शेबिलिटी, पर्शेबिलिटी का मतलब है कि सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। एक सर्विस है, उसको वो जनरेट आपने करी तो उसको उसी टाइम पे कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो सेम टाइम के ऊपर हो रही होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विस को अलग नहीं कर सकते, राइट। तो ये इनसेपरेबल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इनसेपरेबिलिटी। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की। बात करें टाइप्स ऑफ सर्विसेज की, सो मेनली हम सर्विसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कोर सर्विसेज और सप्लीमेंट्री सर्विसेज। कोर सर्विसेज होती हैं जो प्राइमरी पर्पस होता है एक ट्रांजेक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन से, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो कोर सर्विस है। लेकिन उसके साथ आपको जो फूड मिल रहा है, जो सर्विस मिल रही है एक एरोप्लेन में, वो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट आर सप्लीमेंट्री सर्विसेज, राइट। इसके अलावा एक कंसेप्ट हमारा आता है सर्विस मार्केटिंग में, जिसको हम बोलते हैं सर्विस मार्केट ट्रायंगल। इसमें 3 प्लेयर्स बेसिकली होते हैं, कंपनी, कस्टमर एंड प्रोवाइडर्स। तो इस तरह से देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर 3 प्लेयर्स आ जाते हैं, कंपनी, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज, राइट। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सर्विस ट्रायंगल। तो इसमें 3 तरह की मार्केटिंग होती है। एक्सटर्नल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है कंपनी और कस्टमर्स के बीच में, राइट। जो भी हमारी कंपनी है, राइट, वो कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट कर रही है तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग होती है जब कंपनी इंटरेक्ट कर रही होती है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, जो भी मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में, इसको हम बोलेंगे इंटरनल मार्केटिंग। और इसके अलावा इंटरेक्टिव मार्केटिंग ये होती है कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं और जो कस्टमर है इनके बीच में। तो यहाँ पर क्या होगी, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ ट्रुथ और क्रिटिकल इंसिडेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाउ योर एम्प्लॉयज आर बिहेविंग विद द कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देखिए दिया गया है सर्विसेज कैन बी सीन,
tasted, felt, heard or smelled before purchase. B, second is services can be separated from service providers. Third is quality of services depends upon who provides them and when, where and how. And fourth is services can be stored for later sale or use. राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स देम एंड व्हेन एंड वेयर एंड हाउ। राइट, सो क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन उसे प्रोवाइड कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चीजें सर्विसेज में डिपेंड करती हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिवीजन किया मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपका रिवीजन काफी अच्छे से हुआ होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।